दोस्तों, एक 25-26 साल की बहुत ही खूबसूरत और सादगी भरी लड़की मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बैठी थी। उस लड़की का नाम रोशनी था। अपने पास रखा छोटा सा बैग पकड़कर हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन फिर भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे सर्दी की सुबह में कोई कोमल धूप उतर आई हो। चेहरा गोरा, नाक नक्श एकदम निखरे हुए, बाल खुले हुए और ठंडी हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। उसके पहनावे में सादगी थी, पर वही सादगी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा हुआ था, जैसे कोई अधूरी कहानी जो अभी पूरी नहीं हुई। उसी वक्त प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक युवक खड़ा था। नाम था सूरज कुमार, उम्र करीब 24 साल। सादा कपड़े, साफ चेहरा, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें कपड़े, फाइल और एक वेटिंग टिकट रखा था। वो भी उसी ट्रेन से हावड़ा जाने वाला था, जहां उसे अगले दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देना था। टिकट कंफर्म नहीं था, पर उम्मीद बहुत बड़ी थी। सूरज सोच रहा था, अगर हिम्मत नहीं की तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। भीड़ बढ़ने लगी। लाउडस्पीकर से आवाज आई, मिथिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ ही देर में आने वाली है। सूरज अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, रोशनी पर। वो एक पल के लिए ठिठक जाता है। शोर शराबे के बीच उसे बस वही चेहरा साफ दिखता है। वो सादगी, वो आंखों की चमक और वो गहराई जो सीधी दिल में उतर जाए। सूरज अनजाने में मुस्कुरा देता है, फिर खुद से धीरे से कहता है, कितनी शांत और मासूम लग रही है ये। पता नहीं किस दुनिया से आई है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। लोग भागते हैं, दरवाजों पर भीड़ लग जाती है। रोशनी उठती है, अपना बैग पकड़ती है और ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ जाती है। सूरज भी बिना सोचे समझे उसी कोच में घुस जाता है। भीड़ बहुत थी। रोशनी किसी तरह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। सूरज उसी के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों की नजरें पहली बार आमने सामने मिलती है और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। मुजफ्फरपुर स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। रोशनी खिड़की के बाहर देखने लगती है, कभी पटरियों पर, कभी आसमान पर। सूरज अपनी जगह चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार रोशनी पर टिक जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर पूछता है, आप भी हावड़ा जा रही है? वो हल्का सा सिर हिलाकर बोली, हाँ। अकेली? हाँ, अकेली हूं। अच्छा, मैं भी अकेला जा रहा हूं। दोनों मुस्कुराते हैं और कुछ देर के लिए ट्रेन की ठंडी हवा जैसे गर्म लगने लगती है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू होता है। सूरज बताता है कि वो हावड़ा में नौकरी के लिए जा रहा है। घर में बूढ़े माँ बाप है और ये उसका पहला बड़ा सफर है। रोशनी हल्के स्वर में कहती है, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूं। वो हावड़ा में रहते हैं। सूरज मुस्कुरा देता है, पर अंदर कुछ टूट सा जाता है। फिर भी वो सामान्य रहने की कोशिश करता है। कहता है, अच्छा है, हावड़ा बड़ा शहर है, आपको अच्छा लगेगा। वो बोली, पता नहीं, कभी गई नहीं। थोड़ी देर बाद रोशनी कहती है, अरे, मैं तो अपना मोबाइल चार्जर घर पर ही भूल आई। सूरज तुरंत बैग खोलता है, मेरे पास है, आप इस्तेमाल कर लीजिए। वो बोली, नहीं नहीं, आपको जरूरत होगी। नहीं, आप लगा लीजिए, मैं बाद में चार्ज कर लूंगा। वो मुस्कुराती है और उस मुस्कान में एक सच्चा अपनापन था जो किसी को भी अच्छा लग जाए। करीब आधे घंटे बाद डिब्बे में 5 लोग चढ़े। उनके टिकट उसी सीट के थे जिस पर सूरज बैठा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये सीट हमारी है। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, असल में मेरा वेटिंग है, तो फिर उठिए। सूरज बिना बहस के उठ गया। बोला, कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाता हूं। वो बाथरूम के पास जाकर बैठ गया, जहां ठंडी हवा लगातार आ रही थी। बैग को दीवार से टिकाया और चादर में खुद को लपेट लिया। दिल में एक अजीब सी उदासी थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। वो सोच रहा था, शायद कुछ लोगों का सफर भी अधूरा रह जाता है, जैसे कुछ बातें बिना बोले रह जाती है। करीब 1 घंटा बीता। रात और ठंडी हो गई थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी।
अचानक सूरज ने किसी के कदमों की आहट सुनी। वो मुड़ा और सामने वही थी, रोशनी। वो अपना बैग उठाए खड़ी थी, चेहरे पर हल्की झिझक, पर आंखों में वही चमक। वो बोली, मुझे भी सीट से उठा दिया गया, मेरा भी टिकट वेटिंग में था। सूरज मुस्कुराया, मतलब अब हम दोनों बराबर हैं, दो मुसाफिर बिना सीट के। वो भी हंस पड़ी, लगता है किस्मत ने पहले से ये प्लान बना रखा था। सूरज ने पन्नी बिछाई और बोला, आइए यहां बैठ जाइए, हवा कम लगेगी। वो झिझकी, फिर बैठ गई। सर्दी बहुत थी। सूरज ने अपना कंबल आगे बढ़ाया। लीजिए, ओढ़ लीजिए। वो बोली, आपको ठंड लग जाएगी। सूरज मुस्कुराया, तो आधा आधा ओढ़ लेते हैं। दोनों के कंधों पर अब एक ही कंबल था। बाहर अंधेरा था, ट्रेन भाग रही थी, और अंदर दो अजनबी एक अनकहे सुकून में बैठे थे। कभी उनकी नजरें मिलती, कभी खिड़की से आती हवा उनके चेहरों को छू जाती, और सूरज सोच रहा था, शायद किस्मत मुझे कुछ दिखाने वाली है, शायद ये सफर कुछ अलग होने वाला है। सूरज के दिल में ये ख्याल बार बार गूंज रहा था। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा अब उसे सर्द नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पास बैठी वो लड़की, रोशनी, उसकी ठिठुरती आत्मा में एक गर्माहट भर रही थी। वो दोनों अब ट्रेन के उस कोने में थे जहां आमतौर पर कोई बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन उस वक्त वही जगह उन्हें सबसे अपनी लग रही थी, जहां कोई दिखावा नहीं था, कोई दिखने वाला रिश्ता नहीं था। बस दो अनजान लोग थे जो जिंदगी के सफर में कुछ देर के लिए साथ हो गए थे। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार, पटरियों की खनक और नीले अंधेरे में झिलमिलाती बिजली की रोशनी जैसे किसी फिल्म का धीमा संगीत बन चुकी थी। रोशनी अपने दोनों हाथों को कंबल में छिपाए धीरे धीरे कांपते होठों से बोली, बहुत ठंड है, लगता है दिसंबर इस बार कुछ ज्यादा ही बेरहम है। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मौसम तो हर साल ऐसा ही होता है, फर्क बस इतना है कि इस बार आप अकेली हैं। रोशनी ने एक पल को उसकी ओर देखा, जैसे वो बात तो मौसम की कर रहा था, पर निशाना उसके दिल पर था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सूरज ने धीरे से पूछा, आपके पति को पता है कि आप आ रही हैं? वो हल्के से मुस्कुराई, हां, बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि ठीक है, आ जाओ। उसकी आवाज में एक खालीपन था, जैसे कोई रिश्ता सिर्फ शब्दों में बचा हो, एहसासों में नहीं। सूरज कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रुक गया। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जुबान से नहीं, आंखों से पूछे जाते हैं, और जवाब भी वही मिल जाता है। ट्रेन के झटकों के बीच उनका कंबल हल्का सा सरक जाता है। सूरज उसे ठीक करता है, और उसी वक्त रोशनी की उंगलियां उससे टकरा जाती है। एक पल को दोनों ठिठक जाते हैं, पर उस स्पर्श में कोई असहजता नहीं थी, बस एक अपनापन था जो बिना इजाजत दिल में उतर जाता है। रोशनी धीरे से कहती है, कभी कभी अजनबी भी कितने अपने लगने लगते हैं ना। सूरज मुस्कुराता है, और अपने कई बार बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, और वो पल जैसे ठहर जाता है। रात करीब 2:30 की होगी। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर घुप अंधेरा, हवा में धुआं, और चाय की महक घुली हुई थी। सूरज उठा, बोला, चाय लाऊं? वो बोली, हां, लेकिन बहुत गर्म हो। सूरज हंस पड़ा, बोला, आप तो वैसे भी दिल में गर्माहट भर रही है, अब चाय से क्या होगा। रोशनी ने नजरें झुका ली, पर होठों पर एक अनकही मुस्कान थी। सूरज 2 कुल्हड़ चाय लेकर आया। उसने चाय उसकी ओर बढ़ाई, सावधान, बहुत गर्म है। रोशनी ने धीरे से कप थमा। उनकी उंगलियां फिर टकराई, और इस बार दोनों मुस्कुरा पड़े। चाय की भाप, रात की ठंड, और वो कोना, जैसे वक्त ने कुछ देर के लिए उनकी दुनिया वही रोक दी थी। सूरज ने पूछा, आपका नाम बहुत प्यारा है। रोशनी, सच में रोशनी जैसा। वो हंस पड़ी, नाम तो पापा ने रखा था, कहते थे कि जहां जाऊंगी उजाला कर दूंगी, लेकिन जिंदगी ने तो मेरे हिस्से में अंधेरा ही लिख दिया। उसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। सूरज ने महसूस किया, ये हंसी उतनी हल्की नहीं थी
जितनी दिख रही थी वो हंसी थी जो अपने गम छिपाने के लिए सीखी गई थी। ट्रेन फिर चल पड़ी और हवा और ठंडी हो गई। रोशनी ने सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद कर ली। सूरज उसे देखता रहा, वो चेहरा, वो सुकून और वो मासूमियत जिसे देखकर कोई भी कहे किसी ने अगर प्यार का रूप देखा हो तो शायद ऐसा ही होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें भी भारी होने लगी। लेकिन नींद कहां थी? नींद तो सिर्फ आंखों में आती है। जब दिल बेचैन हो तो सपने भी जागते रहते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन हिचकोले खाती है और रोशनी का सिर सूरज के कंधे पर आ टिकता है। वो एक पल के लिए रुकता है, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो सपना न टूट जाए। लेकिन फिर वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है मन ही मन, काश ये सफर कभी खत्म न हो। बाहर रात खत्म होने को थी। दूर आसमान पर हल्की रोशनी उभर रही थी और सूरज के दिल में जैसे पहली बार सवेरा हुआ था। सुबह की ठंडी हवा के साथ टीटी आया टिकट देखने। सूरज ने अपना टिकट निकाला। सर, वेटिंग था, अब तक कंफर्म नहीं हुआ। टीटी बोला, कोई बात नहीं, जुर्माना दे दीजिए। वो हंसकर बोला, दे देता हूं। फिर उसने रोशनी से कहा, मैडम, आपका टिकट? वो सक्का गई, बोली, मेरा टिकट? वो असल में वेटिंग था, अब नहीं है। टीटी ने कहा, तो चलिए, आपको भी जुर्माना लगेगा। सूरज बोला, सर, इसका जुर्माना भी मैं दे दूंगा। टीटी बोला, आप दोनों पति पत्नी हैं? रोशनी कुछ बोलती उससे पहले सूरज ने मुस्कुराकर कहा, हां, है। टीटी ने टिकट काटा और आगे बढ़ गया, पर रोशनी चुप रही। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी और दिल में एक सुकून जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाई। वो बोली, आपने ऐसा क्यों कहा? सूरज हंस पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई और आपको सवालों की नजरों से देखे। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, आप अजीब है। सूरज बोला, शायद इसलिए तो ये सफर अलग है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और उनके बीच अब एक अजीब सी समझदारी, एक अनकहा रिश्ता और एक सुकून था। दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई सवाल जवाब नहीं, बस खामोशी थी जिसमें भरोसा पला था और वो अपनापन जो बिना नाम के भी गहराई तक उतर जाता है। रात बीत चुकी थी और जैसे जैसे सुबह का उजाला ट्रेन की खिड़की से अंदर उतर रहा था, सूरज के दिल में भी एक नया उजाला फैल रहा था। वो उजाला जिसमें अब सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि कोई अपना भी था। करीब दोपहर के 12:20 पर ट्रेन ने हावड़ा स्टेशन में एंट्री ली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाजें और ठेलों की खनक, हर चीज जैसे जिंदगी से भरी हुई लग रही थी। लेकिन सूरज के लिए वो सब आवाजें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थी, रोशनी। वो धीरे धीरे उठी, अपना बैग संभाला और मुस्कुराकर बोली, पहुंच गए, सफर खत्म हुआ। सूरज ने दिल ही दिल में कहा, काश सफर खत्म न होता, पर जुबान से सिर्फ इतना बोला, अब कहां चलना है? रोशनी ने बैग की जिप खोली और उसमें से एक छोटा सा कागज निकाला जिस पर एक पुराना पता लिखा था, शिवपुर, हावड़ा, प्रकाश राय, हाउस नंबर 27, लेन 5। वो धीमे स्वर में बोली, यही रहते हैं मेरे पति। उसकी आवाज में ना खुशी थी ना उम्मीद, बस एक थकावट, जैसे किसी पुराने घाव पर पट्टी लगाने जा रही हो जो अब भी टीसता है। सूरज ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो पूरी रात मुस्कुराती रहीं, अब कुछ बुझी हुई सी लग रही थी। मैं चलूं साथ? रोशनी ने हल्की मुस्कान दी, जरूरत नहीं है, आपने बहुत किया, अब आगे की राह मैं खुद तय कर लूंगी। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रास्ता नया है, शहर अनजाना, चलिए बस तक छोड़ देता हूं। वो बिना विरोध किए सिर हिला देती है। दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। भीड़ भरी सड़कों पर टैक्सियां, ट्राम की घंटियां और भागते लोग, पर सूरज और रोशनी की चाल धीमी थी, जैसे दोनों के कदम किसी बोझ को ढो रहे हों। वो दोनों एक पीली टैक्सी में बैठते हैं। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इंजन की गुनगुनाहट और खिड़की से आती हवा जो उनके चेहरों पर कुछ अधूरे जज्बात छोड़ जाती है। करीब 40 मिनट बाद
टैक्सी एक पुराने भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में रुकती है। संकरी गलियां, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और दरवाजों पर टंगे कपड़े। रोशनी ने कहा, यही होगा। यही पता है। सूरज ने उतरकर किराया दिया और बोला, मैं यही पास खड़ा रहूंगा, अगर जरूरत पड़े तो आवाज दे देना। वो बोली, आप बहुत अच्छे हैं सूरज, लेकिन अब जो होना है वो मुझे अकेले झेलना होगा। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में डर साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे उस नीले दरवाजे के पास पहुंचती है जहां दरवाजे पर लिखा था, प्रकाश राय एंड फैमिली। वो दस्तक देती है। अंदर से एक महिला की आवाज आती है। कौन है? रोशनी धीरे से कहती है, मैं रोशनी, बिहार से आई हूं प्रकाश जी से मिलने। दरवाजा खुलता है। एक महाराष्ट्रियन महिला साड़ी में, माथे पर बड़ी बिंदी लगाए, सामने खड़ी थी। वो थोड़ी हैरान होकर बोली, प्रकाश? कौन प्रकाश? रोशनी ने कांपती आवाज में कहा, आपके पति। मेरे पति? वो औरत ठहाका लगाकर हंसती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरे पति है। 7 साल से शादी हुई है मेरी, 2 बच्चे हैं हमारे। तुम कौन हो? रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने थरथराते होठों से कहा, शायद आप गलतफ हमी में हैं। मैं रोशनी हूं, बिहार से। 2 साल पहले प्रकाश से मेरी शादी हुई थी और वो फिर मुंबई चले गए थे, वापस नहीं आए। वो औरत गुस्से से चीखी, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति रोज यही काम पर जाते हैं। तभी अंदर से एक पुरुष आवाज आई, क्या हुआ अंजलि, कौन है? और दरवाजे से वही आदमी बाहर आया, प्रकाश। रोशनी उसे देखते ही सन्न रह गई। हाथ से बैग छूट गया और आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे शादी क्यों की जब पहले से शादीशुदा थे? प्रकाश कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। क्या बक रही हो? हटो यहां से। रोशनी चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो। तुम ही तो आए थे मेरे गांव में, मेरे मां बाप के सामने 7 फेरे लिए थे। वो आदमी गुस्से से बोला, पागल औरत, झूठ मत फैलाओ। अब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। अंजलि, उसकी असली पत्नी, आगे बढ़ी और बोली, जा यहां से, वरना पुलिस बुलाऊंगी। रोशनी का शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी और तभी सूरज दौड़ता हुआ आया। उसने रोशनी को संभाला, कहा, चलो यहां से चलो। वो उसे पकड़कर वहां से दूर ले गया और भीड़ में खोते हुए दोनों वापस गली के मोड़ तक पहुंचे। रोशनी के कदम अब साथ नहीं दे रहे थे। वो रोते हुए बोली, सूरज, सब खत्म हो गया। उसने मुझे ठुकरा दिया, मैं किसी की नहीं रही। सूरज ने उसे देखा। वो लड़की जो कल तक मुस्कुरा रही थी, आज टूटी हुई थी। उसने धीरे से कहा, रोशनी, जिंदगी किसी एक आदमी से नहीं रुकती। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने खुद को खो दिया है। तुम अभी उतनी ही खूबसूरत हो, उतनी ही सच्ची। रोशनी फूट फूट कर रोने लगी। अब कहाँ जाऊं मैं? ससुराल ने निकाल दिया, मायके वाले ताने देते हैं। और वो जिसने वादा किया था उसने पहचान तक नहीं दी। सूरज ने उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। चलो पहले मेरे कमरे पर चलो, थोड़ा आराम करो, फिर सोचेंगे क्या करना है। वो बिना बोले सिर हिला देती है। दोनों फिर एक सस्ती टैक्सी में बैठते हैं। सूरज के छोटे से कमरे में, जो हावड़ा के पास एक किराए के मकान में था। वो खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और बाहर आसमान की ओर देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरा अब भी बुझा हुआ था। सूरज उसके पास बैठा, चाय बनाई और धीरे से बोला, थोड़ा पी लीजिए, मन हल्का होगा। वो बोली, अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा सूरज, दिल जैसे पत्थर हो गया है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर सूरज बोला, रोशनी, मैं नहीं जानता कि किस्मत ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिसने तुम्हें ठुकराया उसने इंसानियत ठुकराई है। तुम किसी की बीवी बनकर नहीं, किसी की इज्जत बनकर रह सकती हो। तुम्हें टूटना नहीं है। रोशनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसमें उसे सिर्फ एक हमदर्द नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी दिखा, जो उसके जख्मों को शब्दों से नहीं, खामोशी से भर रहा था। रात गहराती गई।
वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ खिड़की से आती गंगा की हवा उनके बीच बह रही थी। रोशनी बोली, सूरज, अगर तुम न होते तो शायद मैं खुद को खत्म कर देती। सूरज ने हल्के स्वर में कहा, शायद इसलिए ही भगवान ने हमें एक ही डिब्बे में बिठाया था, क्योंकि हर टूटी हुई रोशनी को एक सूरज की जरूरत होती है। और उस रात पहली बार रोशनी के चेहरे पर सुकून उतरा। वो सुकून जो तब आता है जब कोई तुम्हारे जख्म को समझता है, बिना सवाल पूछे। सूरज ने मन ही मन सोचा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं इस रोशनी को फिर से चमकाऊंगा। ये सोचकर सूरज रात भर जागता रहा। वो खिड़की के पास बैठा था और सामने बैठी रोशनी नींद में खोई थी। चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों के कोनों में अब भी सूखे आंसू की लकीरें थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान, इस लड़की ने बहुत रोया है, अब इसे हंसाने की जिम्मेदारी मेरी है। सुबह की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हुई। रोशनी ने आंखें खोली। उसने पहली बार इस कमरे को ध्यान से देखा। एक छोटा सा टेबल, एक अलमारी, कुछ किताबें और कोने में सूरज की पुरानी साइकिल। सब कुछ सादा था, लेकिन उस सादगी में एक अपनापन था। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की पर सच्ची मुस्कान। सूरज ने कहा, आपका चेहरा जब मुस्कुराता है ना, तो कमरे की दीवारें तक उजली लगने लगती है। रोशनी ने कहा, मुस्कुराना भूल गई थी, लेकिन शायद अब धीरे धीरे याद आने लगा है। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और सूरज बोला, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपको शहर दिखाऊंगा। वो बोली, क्यों, मैं बोझ बन गई हूं क्या? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आप बोझ नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसे इस तरह जिम्मेदारी कहा था, न कि समस्या, बोझ या गलती। वो दोनों गंगा घाट की ओर गए। वहां बैठकर रोशनी ने पानी को देखा। लहरें जैसे उसकी अपनी जिंदगी का आईना थी, कभी शांत, कभी उफनती, कभी बहती हुई बिना किसी दिशा के। उसने धीरे से कहा, सूरज, अगर इंसान को एक बार सब कुछ खो देना पड़े तो शायद वो समझ पाता है कि असली खुशी क्या होती है। सूरज ने उसकी ओर देखा। खुशी खोए हुए को ढूंढने में नहीं, बल्कि बचे हुए को अपनाने में होती है। वो उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई। दिन बीतते गए। रोशनी ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। सूरज ने उसके लिए एक छोटा सा काम ढूंढा, एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर की नौकरी। पहले दिन जब वो वहां गई तो बच्चे उसके चारों तरफ घिराए। किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया, किसी ने पूछा, मैम, आपका नाम क्या है? वो हंस पड़ी, मेरा नाम रोशनी है। और सच में उस दिन जैसे वो क्लासरूम रोशन हो गया था। अब हर सुबह सूरज उसे छोड़ने जाता और शाम को लेने आता। कई बार रास्ते में दोनों चाय पीते, कभी बस खामोश चलते रहते। लेकिन वो खामोशी अब बोझ नहीं, सुकून बन गई थी। रोशनी अब फिर से जीने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वो चमक लौट आई थी जो पहली बार सूरज ने ट्रेन में देखी थी। एक दिन शाम को जब दोनों घाट पर बैठे थे, सूरज ने पूछा, रोशनी, अगर जिंदगी तुम्हें फिर से शुरू करने का मौका दे तो क्या तुम फिर किसी पर भरोसा करोगी? वो बोली, भरोसा करने से डर लगता है, पर अगर वो भरोसा सूरज जैसा हो तो शायद मैं फिर से हां कह दूं। सूरज कुछ नहीं बोला, बस गंगा के बहते पानी को देखता रहा और मन ही मन सोचा, काश ये हां मेरे लिए हो। दिन महीनों में बदल गए। अब रोशनी सिर्फ नाम नहीं, वाकई किसी की जिंदगी की रोशनी बन गई थी। सूरज को नौकरी मिल गई थी और दोनों एक ही छत के नीचे ऐसे रहते थे जैसे दो अधूरी कहानियां जिन्होंने मिलकर एक नई किताब लिख दी हो। कभी वो दोनों खाना बनाते, कभी फिल्म देखते, कभी बारिश में छत पर बैठकर चाय पीते। हर छोटी बात अब जिंदगी की वजह बन गई थी। एक दिन रोशनी ने पूछा, सूरज, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? सूरज मुस्कुराया, फिर मेरे नाम का मतलब खत्म हो जाएगा। वो बोली, क्यों? क्योंकि सूरज के बिना रोशनी नहीं होती और रोशनी के बिना सूरज भी अधूरा होता है। रोशनी की आंखें नम हो गई। वो उठी और धीरे से बोली, फिर क्यों ना आज मैं अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दूं। और उसने उसकी ओर सिंदूर की डिब्बी बढ़ा दी।
जो कभी उसकी टूटी हुई शादी की याद थी, पर अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। सूरज ने हाथ कांपते हुए वो सिंदूर उठाया और बहुत धीरे से उसकी मांग में भर दिया। वो पल जैसे वक्त की दीवार पर ठहर गया। ना कोई गवाह, ना कोई शोर, बस दो टूटे हुए इंसान जिन्होंने एक दूसरे में अपनी अधूरी जिंदगी का हिस्सा पा लिया था। रोशनी रो रही थी, पर अब उसके आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। उसने सिर झुकाया और बोली, अब मैं सिर्फ किसी की बीवी नहीं, किसी की रोशनी बनकर जीना चाहती हूं। सूरज ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, और मैं चाहता हूं कि अब कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि अब हर आंसू मेरा होगा। दोनों हंसते हैं, और गंगा के पार फैलते सूरज की किरणों के बीच वो एक नई सुबह को देखते हैं, जहां अतीत की परछाइयां पीछे छूट चुकी थी और भविष्य की धूप उनके सामने थी। कुछ महीने बाद दोनों ने रजिस्ट्रेशन कोर्ट में शादी कर ली। कोई बारात नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिल, दो सिग्नेचर और एक वादा कि अब कोई रोएगा नहीं। रोशनी अब सूरज की पत्नी थी और सूरज अब रोशनी की पहचान। उन्होंने अपने कमरे के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगाई, सूरज और रोशनी, दो आत्माएं, एक जिंदगी। अब जब भी सूरज ऑफिस से लौटता, रोशनी खिड़की के पास खड़ी मुस्कुराती है और वो दरवाजा खोलते ही कहता है, देखो, शाम की धूप फिर तुम्हारे चेहरे पर ठहर गई है। वो जवाब में बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है अब उसकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि उसका सूरज हमेशा उसके साथ है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलाती है जो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए आते हैं, जो हमारे अंधेरे को अपनी रोशनी से मिटा देते हैं। कभी अगर जिंदगी में सब खत्म लगता है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि शायद आपकी कहानी का सूरज अभी आया नहीं है। लेकिन अगर आप रोशनी की जगह होते तो क्या उस इंसान को माफ कर देते जिसने आपको धोखा दिया, या फिर जिंदगी की नई सुबह किसी और के साथ शुरू करते? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, और अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए